नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन, जो राष्ट्रीय कवि होने के साथ एक राजनेता भी हैं। लंबा समय उनका राजनीति में रहा है, विधायक भी रहे हैं और अटल जी से लेकर इन दिनों जो बड़े बड़े नेता रहे हैं उन सब की कार्य प्रणाली को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। प्रखर वक्ता हैं और हर मंच पर भाजपा को जब भी संघर्ष होता है तो एक ऐसी वाणी की जरूरत होती है जो लोगों को लंबे समय भीड़ को बांध के रख सके, और ये हुनर प्रकृति ने और माँ सरस्वती ने सत्तन जी को दिया हुआ था और इसी का लाभ समय समय पर भाजपा ने भरपूर उठाया। परंतु पिछले कुछ अपन समझते हैं 5-1 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक जैसे जैसे भाजपा को विरासत में राजनीति मिलती गई और भीड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे अच्छे लोग दरकिनार होते गए जिनका पार्टी के प्रति समर्पण था। उसमें एक सबसे ऊपर जो नाम आता है वो इंदौर की राजनीति में सत्यनारायण सत्तन का आता है। सत्तन जी ने प्रकाश सोनकर से लेकर और भी तमाम नेता रहे जिनको काफ़ी जगह दी और उनके जिताने में बड़ी भूमिका भी रही। वे निर्णायक रहे, कई विधानसभाओं में उनका हस्तक्षेप है, उनके अपने समर्थक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अपने गुरु के रूप में भी मानते हैं। फिर भी इन दिनों उनकी पार्टी से नाराजगी है। समझ ये नहीं आ रहा है कि उनकी नाराजगी मोदी जी से है कि अमित शाह साहब से है कि शिवराज जी से है कि और भी नीचे बहुत सारी भीड़ हो जाती है। तो हम सबसे पहला मेरा सवाल ये है गुरु साहब से, गुरु जी, कि आप ये बताएं कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने इतना काम किया है, बिजली पानी सड़क जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उसके बाद के मुद्दों पर 15 साल सरकार रही है, क्या घमंड, अहंकार या उम्मीदवारों के अपने खुद के हित के कारण इस बार भाजपा मध्य प्रदेश से विदा हुई? सबसे बड़ा कारण अगर कोई बनता है भारतीय जनता पार्टी की पराजय का तो वो कार्यकर्ताओं की अवहेलना का बनता है। कार्यकर्ताओं की अवहेलना के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने तो दूसरा काम किया वो विधायकों के माध्यम से ही अपने संगठन के लोगों की नियुक्ति का किया। तीसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ही संगठन में पद दे दिए। लगातार सत्ता की प्राप्ति के पश्चात आने वाला जो अहंकार था उसने उसको डुबाने में अपना योगदान दिया। कार्यकर्ता ने इस बात का अनुभव कर लिया कि जब आडवाणी शरीर के व्यक्तित्व के साथ इस तरीके की वारदात इस संगठन में की जा सकती है तो साधारण कार्यकर्ता की कोई औकात नहीं ठहरती। ऐसी स्थिति में उसका चंचलता के साथ में काम करने की जो गति थी, गतिमयता थी, जो पवन वेग था, उस वेग में जो है क्षरण आया और उस क्षरण का परिणाम ये हुआ कि उस कार्यकर्ता अपने मन और वचन और कर्म की संपूर्णता एकाग्रता के साथ अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाया। नहीं, अभी जैसे हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई थी और अमित शाह साहब ने पिछले समय में जब ये बैठक हुई थी तो ये मुद्दा भी आया था कार्यकर्ताओं के, तो मिस कॉल पर देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है ये, तो मिस कॉल दे देकर सरकार ने बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर ली थी, संगठन ने भी। तो ये मिस कॉल वाले कार्यकर्ता जो है क्या ये काम नहीं आ रहे हैं? जो मिस है वो काम कैसे आएगा है? ये जो बटन दबाऊ कार्यकर्ता है ना, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों का पता है ना, उसकी रीति का, ना उसकी नीति का या उसके कार्यशैली का। वो बटन दबा करके मिस कॉल करके मिस हो गया। आज भी नहीं मालूम है कि कौन इनका कार्यकर्ता है। तो रास्ते चलते आदमी से कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये इस नंबर पे बटन दबा दे। वो हाट में जा रहा है, अपनी सब्जी बेचने के लिए जा रहा है, खरीदने के लिए जा रहा है, उसने बटन दबा दिया, अब वो आपका कार्यकर्ता हो गया। तो ये उस समय जो सदस्यता अभियान चलाया और विश्व की सर्वाधिक सदस्यता प्राप्त पार्टी का जो गौरव प्राप्त करने का और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने का जो उपक्रम किया गया, उस उपक्रम को बनाए रखो। वो काम थोड़ी आता है, उसकी मानसिकता थोड़ी जानते। वो आपने जाए और उस बटन दबा दिया। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा था कि
चुनाव जितवाने में अगर कार्यकर्ता पीछे हटेंगे तो संघ की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, और संघ जो है फिर ये ऐसी बिगड़ी हुई सीटों पर काम करने लगता है। क्या लग रहा है इस बार संघ के लोगों ने भी ईमानदारी से काम किया? संघ स्वयं अपनी मर्गेंद्रता की परिभाषा पर विश्वास करता है। राष्ट्र की राष्ट्रीय गतिविधि और चेतनाओं के लिए उसके उपक्रम चलते हैं। उसके जो स्वयंसेवक होते हैं वो राष्ट्रीय विचारधारा के अंतर्गत आने वाली समस्त गतिविधियों के अंतर्गत अपना योगदान देते चले आते हैं। संघ की अपनी शक्ति है, संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। संघ भारतीय जनता पार्टी के बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने के लिए अपने स्वयंसेवक भेजता है। स्वयंसेवकों का काम जो है वो राजनीति में काम नहीं करते, वो समाज में काम करते हैं। समाज में जाकर के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी भावनाओं का परिचय कराते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होता है और एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के सामाजिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। तो सामाजिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता की गतिविधि से उसका तालमेल बिल्कुल अलग किस्म का होता है। वो जो भी करता है ऑन पेपर करता है, और राजनीति का कार्यकर्ता जो है वो छुट्टा घूमता है और जहां जिस तरीके का आदमी मिल जाए उससे उस तरीके की बात कर लेता है। संघ का आदमी जो है वो केवल अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र को, उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए ही अपनी सारी की सारी गतिविधियां चलाता। इस बार 2 विधानसभाओं पे आपका ध्यान बड़ा केंद्रित रहा था। मतलब 2 विधानसभाओं में लोग ये कहते थे कि 2 विधानसभाओं में से खासकर विधानसभा नंबर 1 में, जहाँ पर इन दिनों सुदर्शन जी के दर्शन शायद नहीं हो पा रहे हैं, ये लोगों को क्या मालूम क्या हो गया, और जो दर्शन हुए थे वो भी ठीक नहीं हो पाए थे। वहीं दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये मेरा है कि आकाश विजर्गी का पार्टी के प्रति क्या समर्पण भाव था, जिसमें पार्टी को लगा कि नहीं इस बार जो है परंपरा तोड़कर, कार्यकर्ता परंपरा तोड़कर इस परंपरा पे हमको आना चाहिए। नवनीत भाई, जहां तक सुदर्शन जी का प्रश्न है, सुदर्शन जी को पहला विधायक का टिकट दिलाने का काम मैंने किया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उस ओढ़ा और माननीय शिवराज सिंह जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने, और वो जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि थे कर्नाटक के, जिनका देहावसान अभी हुआ, अनंत कुमार जी, उनके बीच में बैठ करके ये चर्चा हुई थी। और उन्होंने कहा, शिवराज सिंह जी ने, कि 2 लोग थे मेरे साथ में, हम 4 लोग गए थे कुल मिला के वार्ता करने। मेरे मित्र राकेश शर्मा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, एक सुदर्शन, उमा शशि मेयर थी उस समय, वो और मैं। उन्होंने कहा कि अब आप चाहते हैं कि उषा का टिकट बदल दिया जाए। मैं कार्यकर्ताओं का जो है वो सोच है, और वो बहुत जुलूस निकाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में टिकट बदल देने में सारे, अगर आपको महिला की जगह महिला चाहिए तो उमा शशि शर्मा जी हैं, और अगर पुरुष चाहिए तो ये सुदर्शन है। बोले ठीक है, हमें तो पुरुष उम्मीदवार की तलाश है और हम पुरुष उम्मीदवार चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसे जिताने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो हम शहर से टिकट देंगे। ये बीच हमारे उनके बीच में चर्चा हुई, और वो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उठाई। ये आदमी काम करेगा, विश्वास के साथ करेगा, कार्यकर्ताओं को टूटने नहीं देगा, संगठन को ऊंचा ले जाएगा, ये सारी की सारी भावनाएं जुड़ी थी। नया लड़का आएगा, अपना काम करेगा, उस पर वो खरा नहीं उतरा, बजाय ज्यादा खरा हो गया। नहीं, वो नखरा हो गया है, उसके नखरे जो हो गए, फिर दूसरे अन्य गतिविधियों में संलिप्त हो गया, जो कि आचरण संहिता के विपरीत मानी जाती हैं, जिन्हें कौन से चरण से जोड़ दिया जाता है, उन चरणों में लिप्त हो गया वो, और हो गया तो परिणाम मिल गया। इस बार, पिछली बार भी जो वो जीता था वो 56,000-54,000 वोटों से, तो वो शिवराज की एक लहर थी उस समय प्रदेश में। शिवराज के अच्छे कार्यों की जो गतिविधि, जो अनुशंसा थी, जो प्रशंसा थी, उस प्रशंसा में अच्छे ऐसे लोग तैर करके पार हो गए थे जिनकी कोई वजूद नहीं बनता था। उसमें ये भी तैर गया, तो उसको ये अहम हो गया कि मैं इतने हजारों से जीतने वाला आदमी हूँ, और उसके परिप्रेक्ष्य में उसने कार्यकर्ताओं की अवहेलना करना शुरू की। अच्छे कार्यकर्ताओं को उसने हटाया, अपनी मर्जी से बिठाया। प्रदेश का उपाध्यक्ष भी था वो,
सम्मानजनक भाषा क्या होती है, प्रजातंत्र में किस तरीके की भाषा बोली जाती है, इस भाषा को उसने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। एक उत्तरदायित्ववान पुरुष जो अपने आप को कहता है कि मैं जनसेवक हूँ, उस जनसेवक ने कितनी विनम्रता से समाज के सामने पेश आना चाहिए, ये सबसे मुख्य और प्रमुख बात होती है। उससे अलग उठ गया। एक बुढ़िया से लड़ते हुए वीडियो दिखाया होगा, आपने देखा होगा, बस मत देना वोट, मत देना वोट। अरे तो वोट का भिखारी बन के तो तुम्हें जाना ही है ना। और उसकी ये भी कह सकते थे कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, क्षमा करें, अब मैं प्रयत्न कर लूंगा, अब हो जाएगा। प्रायः नेता यही करता है, उससे ये भी नहीं हुआ। बार बार ढोल बजा करके हर साल पहुंच जाना, इधर से उधर से एक गली पार कर दिए, हाँ तो हाथ जोड़ लिए ये, और कभी किसी ने बुला के कोई कागज दे दिया तो उसको नोट करवा दिया, वो समस्या वैसी की वैसी पड़ी है, कागज वैसा का वैसा पड़ा, ध्यान ही नहीं दिया। केवल एक प्रदर्शन प्रिय स्थितियों को उसने जिया। तो लोग भी समझते हैं, आप अगर 2 लाख आदमियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हैं तो आपको 4 लाख आंखें निरंतर देख रही हैं, और वो 4 लाख आंखें जब निरंतर देख रही हैं तो वो एक दिन बोलेंगी। आंख के पास जबान नहीं है, जबान के पास आंख नहीं है। आंख देखती है, जबान बोलती है, जबान चुप रहती है, आंख देखती रहती है, और जिस दिन निर्णय का अवसर आता है उस दिन उंगली लगाती। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपने ज्यादा उंगली लगा दी थी इसलिए भी वो, नहीं तो उनको तो कोई तकलीफ थी नहीं, वो तो अच्छे भले लगे थे। आपसे गले मिलने गए थे तो बाद में गले पड़ गए हो तो? नहीं, मेरे गले पड़ जाते तो उसी दिन नहीं पड़ जाते वो। लेकिन मेरे ना तो वो गले लगे ना गले पड़े, वो तो अपने आप में ही गले पड़े थे, जनता ने और गला दिया तो बिल्कुल गल गए। राजनीति में कोई भी गला हुआ आदमी कभी भी मजबूत होकर के उभर जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र इस बात के उदाहरण है। 20-22 साल बाद जवाहरलाल से तकरार करने के बाद इंदिरा के युग में उभर करके आ गए। हाँ, तो राजनीति में कभी कोई अनुपयोगी तत्व नहीं होता। वो अपने आचरण सुधार लेंगे तो हो सकता है उपयोगिता विकास नियम उनपे भी आ जाए। आकाश जी के लिए क्या भविष्य? आकाश जी का तो भविष्य है। उगते हुए सूर्य को नमन करना सभी को आता है। उगते हुए सूर्य को तो सभी जल चढ़ाते हैं। आपने कभी ढलते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हुए देखा लोगों को? तो अभी सूरज उगेगा समय पे? सूरज तो उग चुका है, अरुणोदय की बेला है। उस अरुणोदय की बेला से उदित होकर के वो अर्घ्य प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर गया सूर्य। अब इसमें कितना विधाता का योगदान है, कितना समय का चक्र है, इस बात का निर्धारण जनता जनार्दन को बैठ करके करना है। रहा प्रश्न नेता के पुत्र होने का, तो पुत्र होना सौभाग्य की बात है, टिकट पाना अधिकार की बात है। और रहा प्रश्न जो लोग ये कहते हैं आकाश के बारे में कि अरे ये लड़का क्या कर लेगा, वो गलत धारणा उन लोगों की। उसके पिता के पास एक उत्तरदायित्व है, और उस उत्तरदायित्व में वो देश के अन्य भूभागों में भी घूमता है, उस अपने उत्तरदायित्व का निरीक्षण करता है। ऐसी स्थिति में महू की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने पिता के छूटे हुए कार्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व उस लड़के ने वहन किया है। तो राजनीति का प्रशिक्षण तो उसने प्राप्त किया है। राजनीति का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है तो उसे टिकट पाने का अधिकार है, तो वह अपनी याचना पत्र दे सकता है, क्योंकि वो एक लोकमान्य नेता का पुत्र है, इसलिए वंशवाद का ठप्पा भी उस पर लगा हुआ। अब लोग अभी इसमें ये भी कहते हैं कि मतलब
आरके स्टूडियो, मतलब रमेश जी कैलाश जी के बारे में उनका कहा जाता है कि उनका बड़ा स्टूडियो बहुत बड़ा है। तो ये आरके स्टूडियो की फिल्म जो है वो 3 नंबर में लॉन्च हुई है इस बार, पहली बार जो है अपने क्षेत्र से निकल के। अगर ये आरके स्टूडियो का कलाकार 3 नंबर में आकर के अपनी सफलता अर्जित करता है तो निस्संदेह आरके स्टूडियो के जो अन्य एपिसोड है वो भी वहाँ पर लाजिक होंगे। आरके स्टूडियो के अन्य एपिसोड है कथा, कीर्तन, कहानी, भंडारे, ये सारे के सारे भी आरके स्टूडियो के उपक्रम हैं जो जनता को रिझाने में काम आते हैं। अगर वो वहाँ पर लॉन्च हो जाते हैं तो मान लेना कि आरके स्टूडियो का काम है। नहीं तो आकाश स्टूडियो काम करेगा तो उसकी अपनी आकाशी जो वृत्ति है उस आकाशी वृत्ति को वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये शुक्र ग्रह है, ये शनि ग्रह है, ये बृहस्पति है, ये मंगल है, ये सूर्य। तो आकाश में तो 9 ही ग्रह विराजमान है, केवल एक ही ग्रह से आप उसको क्यों तोड़ने की बात करते हैं कि ये 2 नंबर की सीट पर चलेगा। हर ग्रह अपनी चाल चलता है, कई ग्रहों ने 3 नंबर में चाल चली पर वो काम नहीं कर पाए ना, कई ग्रहों ने काम करा पर तो कुंडली में जो ग्रह पावरफुल होगा वही तो काम बताएगा ना। तो उसकी कुंडली में बैठा हुआ जो पावरफुल ग्रह है वो उस ग्रह ने अपना काम बताया। अब आप कहो कि वो तो उसके पिता है, तो पिता है तो उसके क्या बुराई है। हाँ, मतलब अपने मान सकते हैं कि उनकी कुंडली में काम इतना हुआ कि राहु केतु शनि ये काम नहीं कर पाया वहाँ पे। राहु केतु शनि अपना समय आने पर काम करते हैं। कुंडली में जब आएंगे तो 7.5 लेकर के आएंगे, 7.5 आएगी तो ढैया आएगा उसके पहले है। अभी ऐसा कोई उपक्रम नहीं है। अभी सूर्य की जो गति है वही उसको, चंद्रमा की जो गति है वही उसको प्रगतिशीलता दिए हुए, बृहस्पति की कृपा है उस पर तो स्थान पा गया, मंगल उच्च का है तो पराक्रम मिल गया। अपन ये मान लेते हैं कि आकाश के लिए तो मैं समझ लेता हूँ कि मंगल उच्च का था और नीच के ग्रह सब नीचे रह गए, पर मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ। पराक्रम कहाँ से आता है, विद्वत्ता और सफलता कहाँ से आती है, ऐसा ये कहा जाता है। अब केवल एक आरोप लगा दो कि वो किसी बड़े नेता का पुत्र है तो ये विकृति संपूर्ण भाजपा में, कोई कैलाश विजयवर्गीय के घर पे थोड़ी अकेले के घर पे। सुमित्रा जी ने भी अपने बेटे का टिकट मांगा था, उनको सफलता नहीं मिली तो कहते वो तो लड़ेगा ही नहीं चुनाव। मतलब किसने चावल भेजे थे। प्रजातंत्र में स्वैच्छिक भावना लेकर के काम करने की वृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई उसका कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए स्वतंत्र है। देना नहीं देना पार्टी के अधिकार की बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले दिनों आपने डंका भी ठोक दिया था कि मैं अब अगर सुमित्रा महाजन जी चुनाव लड़ेंगी ताई तो इस बार मैदान में मैं भी होऊंगा। मेरा सवाल ये है कि ताई पिछले 30 सालों से सुमित्रा महाजन जी चुनाव लड़ रही हैं और लगातार जीत रही हैं और अच्छे अच्छे कई दिग्गज नेता जो हैं कांग्रेस के वो 1 लाख, 1.25 लाख से घड़ी हो गए। तो इसके बाद आप तो उनके मार्गदर्शक भी रहे किस जमाने में। उनको इस मैदान में लाने के लिए जो समाहित होने वाली टीम का एक सदस्य मैं भी हूँ। धारकर जी, धर्म साहब, बड़े भैया, फूलचंद वर्मा और मैं, इन सब ने मिलकर के श्री जयंत महाजन जी से निवेदन किया और आश्वस्ति दी और उसकी रक्षा के वचन के साथ साथ उन्हें राजनीति में लेकर के आए। जो समय हमारी ही पार्टी के कुछ जवां मर्द लोग उन्हें पराजय देने के लिए इकट्ठे हो गए थे। 2009 का चुनाव था, उस चुनाव का संचालक सत्यनारायण सत्तन को बनाया गया जबकि मुझे अमेरिका जाना था। अमेरिका में मेरे कवि सम्मेलन थे, उन कवि सम्मेलन को शिवराज जी ने छुड़वाया और मुझे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव संचालक निरूपित किया। निरूपित करने के पश्चात नरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष थे हमारे, उन्होंने कहा गुरु अब ये बड़ा संकट का समय है। उस संकट के समय जिस आदमी ने उनका योगदान दिया वही आदमी अब ये कहना चाहता है कि अगर सुमित्रा जी चुनाव लड़ेंगी तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हो आप? जब आप पिछला इतिहास नहीं समझ पा रहे तो अगला पूछ रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश लोकसभा अध्यक्ष माननीय सुमित्रा जी महाजन को ताई के नाम से जानती है। ताई बड़ी बहन होती है, बहन होती है और बड़ी बहन जो होती है वो पिता की मिल्कियत में से हिस्सेदार होती है। ताई हिस्सेदार बनकर के बहुत हिस्सा प्राप्त कर चुकी।
अब ताई को माई बन करके विचार करना चाहिए। उसके पीछे एक बड़ी लंबी टीम खड़ी हुई है, एक लंबी टीम। भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए बार बार। और फिर 70 साल के बाद राजनीति में किसी भी आदमी को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर तुम बाबूलाल गौर को हटा सकते हो, सरताज सिंह को हटा सकते हो, सुमन मेहदेले को हटा सकते हो, तो इन्हें क्यों नहीं हटाते हो? जब आपकी अपनी रीति नीति है तो पार्टी अगर अपने हुए कहे को ही गलत तरीके से ठहराना चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि वो पार्टी किस काम की, जो जनता के साथ छल कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ छल कर रही है। कार्यकर्ताओं के साथ छल करने का परिणाम तो भोग लिया। अब सवाल उठता है कि आपने तो डंका ठोक दिया कि आप चुनाव लड़ोगे, कांग्रेसियों की बातें इनके कि चलो बैठे बैठाए बहुत बढ़िया उम्मीदवार अपना पका पका मेहनत की लगेगी इस बार, क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में 1953 से जुड़ा हुआ संघ का स्वयंसेवक हूँ, जो भारतीय जनसंघ के जमाने से, जब मैं राजनीति समझता ही नहीं था, 13 साल की उम्र थी, तब से मैंने पंडित राम नारायण शास्त्री वैद्यराज के जो वो पार्षद का चुनाव लड़े थे उस समय जनसंघ के प्लेटफार्म से, तब से उनकी चिट्ठियां बांटने का काम शुरू किया है। तब से लगा करके आज तक बहुत गंगा जी में जल बह गया। मैंने सारे उतार और चढ़ाव देखे। मैं अपरिवर्तनशील फैक्टर हूँ। कांग्रेस अगर ये चाहती है कि मैं उनके पास आऊँ तो मुझसे बात करेगी तो मैं उसे जवाब दूंगा, और नहीं तो आप कयास लगाते रहो कि कांग्रेस खुश है तो भाजपा का नाराज है। मैं खुद नहीं गया। 2009 में विजय जुलूस निकाल करके सुमित्रा महाजन का चुनाव संचालक होने की हैसियत से आपकी के लिए मैं एक और जानकारी देता हूं कि सुमित्रा महाजन जी का चुनाव लड़ते समय मैं एक यात्रा में उनके साथ था और मुझे कुछ सीने में दर्द हुआ। वो तो होना ही था ना। फिर नहीं, सीने में दर्द हुआ तो पसीने आ गए, उठले पे बैठ गया। तो वो मेरे साथ में संतोष वर्मा थे, वो तत्काल मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने देखा और उसने परीक्षण किया, इधर उधर वो लगाया, बोले आपकी 3 नलियां चौक है, आपका बाईपास होगा। मैंने कहा डॉक्टर पहले बाईपास होगी फिर बाईपास होगा। तो वो उस संघर्ष को जिया मैंने, मेरे मन को पीड़ा नहीं होगी क्या? और उस विजय जुलूस के पश्चात आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ी नहीं चढ़ा कार्यालय की। कब चढ़ेंगे? मैं चढ़ा था एक दिन जब वो मुंडे साहब शांत हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने गया था कार्यालय। तो अभी भी तो आप जा सकते हैं। और अभी गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी शांत हुए थे, तो तभी बवंडर बना दिया उसका। तो जो लोग नफरत की परिभाषा गढ़ करके अपने तो तरीके से सोचते हैं, जब मैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा था तो जो चुनाव का संचालक था तो उन्होंने एक सभा में बोले सत्तन जी को तो राज्यसभा में भेजना चाहिए। सत्तन जी को तो कोई खुजली नहीं चली थी। तो ये थे हमारे गुरु सत्यनारायण जी सत्तन, जिन्होंने आज अपनी बेबाक बातचीत से जो है भाजपा के पूरे तार अलग अलग कर दिए और हमको बताया कि भाजपा इस समय किसी भाजपा के तार अलग नहीं होंगे नवनीत जी। तार भी अलग अलग तार जो है वो सम्मिलित हो जाएंगे। ये जो विजय भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस को आज प्राप्त हुई है वो इतनी बड़ी विजय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन सबमिट होकर के एकजुट होकर के अपने कार्य को अंजाम देने लग जाएगा, उस दिन कांग्रेस उसके सामने फिर नहीं टिक पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो सबसे दूषित काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने इस देश में नारा दिया है कि कांग्रेस विहीन भारत। ये उनका ख्याली पुलाव है।
विरोध के बिना प्रजातंत्र की जिजीविका का कोई अर्थ नहीं होता। प्रजातंत्र को यदि आप जीवित रखना चाहते हैं तो उसमें विरोध का होना बहुत जरूरी है। आज तक राम राज्य परिषद का कार्यकर्ता खड़ा होकर के अपनी बात कह देता है, आज तक हिंदू महासभा का आदमी मिल जाता है हमें, आप उनको नहीं समाप्त कर पाए। विश्व हिंदू परिषद सभी की संस्था रखने के बाद भी आज राम राज्य परिषद और विश्व वो परिषद जिंदा है, तो तुम कांग्रेस को मिटा दोगे जिसका 1.25 साल का इतिहास है, जिसका जो कांग्रेस जुड़ी हुई है भारत की स्वतंत्रता से। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सभी के लोग जिसके में पाए जाते हो, आप उनको ना तुम सरदार को अपना बना लो, मूर्ति बना करके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? असरदार लोग खसक गए इससे तो नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास रीढ़वान नेता नहीं की कमी आ गई। इस बीच में जाते जाते हम ये भी चाहेंगे कि चूंकि राष्ट्र कवि हमारे साथ बैठे हैं तो इसका फायदा सब उठाते हैं, तो हम भी क्यों ना फायदा उठाएं। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एक 4 लाइनें राम मंदिर की हालत पर, राम मंदिर पर जो हालात हैं उसको लेकर 4 लाइनें गुरुजी हमको सुनाएं, ताकि हम हमारे दर्शकों तक उसको पहुंचा पाए। मंदिर बना ना पाए राम का, राजनीति में खोट है। मंदिर बना न पाए राम का, राजनीति में खोट है। लगता मंदिर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा वोट है। राम भक्ति में जिन माताओं ने बेटे बलिदान किए, उनके अस्थि कलश घुमाकर तुमने पुष्ट प्रमाण दिए। क्या वो राम शिलाएं राजनीति सागर में डूबी हैं? राम शिलाएं डूबी और तुम तैर गए, क्या खूबी है? राजनीति में यह जन छल है, यह छल है मारीच सा, कमल नहीं खिल सका, बोल वाला चौतरफा कीच का। काल नेम के कपट सरीखी बिल्कुल कथा कहानी है, कोठारी बंधुओं की माता की आंखों में पानी है। तुम क्या जानो नेताजी, दिल में कितनी गहरी चोट है। मंदिर बना न पाए राम का, राजनीति में खोट है। लगता मंदिर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा वोट है, वोट है, वोट है। तो साथियों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हमने हमारे गुरु और इंदौर शहर के राष्ट्र कवि और राजनेता सत्यनारायण सत्तन से बातचीत की। उनके स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे उनका आशीर्वाद ऐसे बना रहे हमारे प्रति। धन्यवाद।